बात कई सौ साल पुरानी है। एक बार दो बहनें जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर लौट रही होती हैं। तभी एक पेड़ की डाल पर दो रहस्यमयी और जादुई पक्षी बैठे हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे। अरे वो देखो, सामने कितनी सुंदर लड़कियां आ रही हैं। सच में ये दोनों तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। जितनी खूबसूरत ये बाहर से हैं, उतना ही सुंदर इनका दिल भी है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जितनी सुंदर ये दोनों हैं, काश इनकी किस्मत और नसीब भी उतना ही सुंदर होता। नसीब क्यों? इनके नसीब में क्या हुआ? अरे नहीं, इनका नसीब तो बड़ा खराब है। बहुत दुख भरे दिन पड़े हैं इनके जीवन में। बड़े विचित्र नसीब है इनके। आगे इनके जीवन में बहुत परेशानी आने वाली है। मुझे तो इनके बारे में सोच सोच कर बड़ा दुख होता रहता है। काश मैं इनके लिए कुछ कर पाता। जब दोनों पक्षी आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वो दोनों लड़कियां उनके पास पहुंच जाती हैं। इनमें से बड़ी बहन, जिसका नाम था राधिका, पक्षियों की भाषा समझती थी, जबकि छोटी बहन सुंदरी नहीं समझती थी। अरे वाह दीदी, देखो कितने सुंदर पक्षी हैं ये। मैंने तो ऐसे सुंदर पक्षी आज तक नहीं देखे। काश हम इनकी भाषा समझ पाते। राधिका मन ही मन सोचती है। नहीं, मैं सुंदरी को नहीं बता सकती कि ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं। सुंदरी उत्सुकता से पूछती है, अरे दीदी, मुझे तो बता, आखिर इनके नसीब में ऐसा क्या लिखा है? पक्षी कहते हैं, इनमें से एक लड़की की किस्मत में मृत शरीर से विवाह करना लिखा है, वहीं दूसरी की किस्मत में एक भेड़िए से विवाह करना लिखा है। ओह, अब इन बेचारियों का क्या होगा? जब दोनों पक्षी बातें कर रहे थे, तभी राधिका उनकी सारी बातें सुन लेती है। सुंदरी, अंधेरा हो रहा है, चलो यहाँ से। रास्ते में चलते चलते राधिका सोच में डूब जाती है और उदास हो जाती है। क्या वो दोनों पक्षी सच कह रहे थे? क्या हमारा नसीब सच में इतना खराब है? कुछ ही देर में दोनों घर पहुंच जाती है। बेटियों, इतनी देर कैसे हो गई? हमें बहुत चिंता हो रही थी तुम्हारी। मैं भी बड़ा भाग्यशाली पिता हूँ अपनी बेटियों का। मेरा शरीर बहुत जल्दी बूढ़ा हो गया। जो काम मुझे करना चाहिए वो मेरी बेटियों को करना पड़ रहा है। न जाने क्या लिखा है मेरी बेटियों के नसीब में। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपने भी बहुत मेहनत करके हमें बड़ा किया है। अब जब आपका शरीर साथ नहीं दे रहा, तो क्या हम आपका साथ छोड़ दें? आप चिंता मत करो, हमारे नसीब में जो लिखा है वो होकर ही रहेगा। कुछ दिन बीतते हैं और राधिका के दिमाग में वो बातें घूमने लगती है, जिससे वो बहुत परेशान होने लगती है। न ठीक से खाती है, न ठीक से पीती है। एक दिन उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है, राधिका बेटी, क्या बात है? कोई परेशानी है क्या तुझे? नहीं माँ, मुझे क्या परेशानी होगी। बेटी, बहुत दिनों से देख रही हूँ, तू न ठीक से खाना खा रही है, न ठीक से किसी से बात कर रही है। अपनी हालत तो देख, कितनी कमजोर हो गई है। मुझे लग रहा है तू मुझसे कोई बात छिपा रही है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। अगले दिन दोनों बहनें फिर जंगल जाती हैं। वहाँ वही पक्षी फिर से आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई, क्या कोई उपाय नहीं है इन दोनों के नसीब को बदलने का? नहीं, इनके नसीब में एक बार जो लिखा गया है वो होकर ही रहेगा। अब वो नहीं बदला जा सकता। ओह, ये तो इनके साथ बहुत बुरा होने वाला है। राधिका फिर से उनकी बातें सुन लेती है और इस बार और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वो इतनी चिंतित हो जाती है कि खाना पीना ही बंद कर देती है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर पकड़ लेती है। माँ, दीदी को क्या हुआ है? बेटा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर राधिका को क्या परेशानी है? वो मुझे कुछ बताती भी नहीं है। तुम चिंता मत करो सुंदरी, आज मैं उनसे पूछ कर ही रहूंगा। आखिर वो हमसे कौन सा राज छुपा रही हैं। चलो उनके पास। राधिका की माँ, पिता और बहन उसके पास आते हैं। बहुत जोर जबरदस्ती से पिता उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तब राधिका बताती है, पिताजी, माँ, मैं बोलते हुए पक्षियों की भाषा समझ सकती हूँ। हाँ, ये तो अच्छी बात है। फिर तुम उदास क्यों हो? परेशान क्यों हो? पिताजी, परेशान होने वाली बात ये है कि जब मैं जंगल लकड़ियों के लिए जाती हूँ, मुझे वहाँ दो पक्षी बात करते मिलते हैं और हमें देखकर कहते हैं कि इन दोनों बहनों का नसीब बहुत बुरा है, बहुत दुख तकलीफ है हमारे नसीब में। एक काम करो,
तुम मुझे कल उन पक्षियों के पास लेकर चलना। मैं भी देखूं आखिर वे कौन से रहस्यमयी पक्षी हैं जो तुम दोनों की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। जी पिताजी, आप कल मेरे साथ चलना। अगली सुबह चारों जंगल की ओर निकल जाते हैं और उन्हीं दो पक्षियों के पास पहुंचते हैं। राधिका कहती है, देखो, मैं तुम्हारी भाषा समझ सकती हूँ। तुम दोनों इतने दिनों से जो हम दोनों बहनों के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हो, मैं सब सुन चुकी हूँ। तुम दोनों सारी बातें विस्तार से बताओ कि आखिर क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम हमारी भाषा समझ सकती हो। देखो, तुमने जो भी हमारे मुंह से सुना है वो सब सही सुना है। आगे क्या होगा, अच्छा या बुरा, वो हमें पता नहीं, लेकिन फिलहाल हमें यही दिख रहा है। हो सकता है आगे बहुत अच्छा हो या बहुत बुरा हो। तुम ज्यादा चिंतित मत हो और भगवान पे छोड़ दो सब। क्या हुआ बेटी, क्या कह रहे हैं ये पक्षी? राधिका अपने पिता को सारी बातें विस्तार से बताती है। बेटी, इन पक्षियों की बातों को भूल जा, ये तो कुछ भी कह रहे हैं। नहीं पिताजी, ये सच कह रहे हैं और जो लिखा है ऊपर वाले ने वो होकर ही रहेगा। उसे ना आप मिटा सकते हैं ना मैं। चलो अभी घर चलो, तुम बहुत कमजोर हो गई हो, तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। सभी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। राधिका के माता पिता उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन राधिका किसी की नहीं सुनती। ठीक है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो पक्षी ऐसे ही बोल रहे हैं तो ठीक है, हम उस समय का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या होता है। बेटी, तुम आराम करो, कुछ न कुछ उपाय जरूर ढूंढता हूँ तुम्हारी परेशानी का। ये क्या हो गया जी? हमारी दोनों बेटियों का नसीब सच में बहुत बुरा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से कुछ कोस दूर एक जंगल है, वहाँ एक बहुत सिद्ध संत रहते हैं। मैं उन्हीं के पास जाता हूँ और उनसे कुछ उपाय पूछ कर आता हूँ। ठीक है जी। रो मत सुंदरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं जाकर जल्दी आता हूँ। राधिका के पिता उस जंगल में जाते हैं और उन सिद्ध संत को अपने साथ लेकर घर आ जाते हैं। राधिका, सुंदरी, मैं एक बहुत जाने माने सिद्ध संत को लेकर आया हूँ। चलो, वो तुम्हारे भाग्य के बारे में बताएंगे। राधिका और सुंदरी को पिताजी संत के पास लेकर आते हैं और बिठाते हैं। संत आंखें बंद करके दोनों का भविष्य देखते हैं और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहते हैं, जिन पक्षियों ने आपको इनके भविष्य के बारे में बताया है वो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संत जी, इसका कोई हल नहीं है क्या? नहीं, इसका कोई हल नहीं है। संत जी, तो फिर हमें इतना बता दीजिए कि ये कब और कैसे होगा। हाँ, मैं ये जरूर बता सकता हूँ। इस महीने के आखिरी दिनों तक एक भेड़िया शाम के वक्त आपके दरवाजे पर आएगा। वो कुछ बोलेगा नहीं और कुछ देर बाद जाने लगेगा। तो आप एक काम करना, अपनी बड़ी बेटी से कहना कि वो उस भेड़िए के पीछे चली जाए। जो उसके नसीब में होगा वो होकर ही रहेगा। संत जी, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो? अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो भेड़िया अगली बार फिर आएगा और उस वक्त उसका रूप बहुत रौद्र होगा। वो तुम्हारे घर को तहस नहस कर देगा, तुम्हारे परिवार को मौत के घाट उतार देगा। तो तुम ऐसा बिल्कुल मत करना, अगर तुम अपने परिवार का भला चाहते हो तो। ठीक है संत जी, अब आप मेरी छोटी बेटी के बारे में भी बता दीजिए। बेटा, आज तुम्हारी छोटी बेटी का भविष्य बताने का मुहूर्त नहीं है। मैं किसी और दिन बताऊंगा। अभी मैं चलता हूँ। ठीक है संत जी। कुछ दिन बड़े अच्छे से बीतते हैं, लेकिन जब महीने का आखिरी दिन आता है और शाम को सब बाहर बैठे होते हैं, तभी एक खूंखार भेड़िया उनके दरवाजे पर आता है। हे भगवान, लगता है ये वही भेड़िया है जिसकी बात संत जी कर रहे थे। नहीं, मैं अपनी बच्ची को उसके साथ नहीं भेजने वाली। भेड़िया कुछ देर दरवाजे पर खड़ा रहता है, फिर वापस जाने लगता है। माँ, पिताजी, मैं अपनी जान बचाने के लिए आप लोगों की जिंदगी खतरे में नहीं डाल सकती। मेरा समय हो गया है, मुझे अब जाना होगा। नहीं दीदी, मत जाइए। नहीं सुंदरी, मुझे जाना ही होगा, वरना वो भेड़िया दोबारा आएगा और सब बर्बाद कर देगा। जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, लेकिन अभी मुझे इजाजत दीजिए पिताजी। राधिका के माता पिता और बहन फूट फूट कर रोते हैं और उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन राधिका नहीं रुकती और भेड़िए के पीछे पीछे चली जाती है। तुम ऐसे कैसे घर पर शांत बैठ सकते हो? न जाने वो भेड़िया हमारी बच्ची के साथ क्या करेगा। तुम एक काम करो, तुम राधिका के पीछे पीछे जाओ और देखो कि वो भेड़िया हमारी बच्ची को कोई नुकसान न पहुंचाए।
पर संत जी ने मुझे ऐसा कुछ कहा नहीं। अगर मैं उसके पीछे गया और उसने हमारी बच्ची को कोई नुकसान पहुंचाया तो? ठीक है, आप यही रहिए, मैं जाती हूँ उसके पीछे। नहीं, तुम यहीं रहो, मैं जा रहा हूँ। राधिका के पिता राधिका का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां वो देखते हैं कि भेड़िया एक गुफा में जा रहा है और उसके पीछे पीछे उनकी बेटी भी गुफा में चली जाती है। ये क्या, इतनी पुरानी गुफा में मेरी बच्ची उस भेड़िए के साथ चली गई। ये तो बड़ी खतरनाक गुफा है, बड़े खतरनाक जानवर रहते हैं यहाँ। अब मेरी बच्ची यहाँ से कभी जिंदा नहीं लौट पाएगी। ऐसा कहकर राधिका के पिताजी फूट फूट कर रोने लगते हैं और घर लौट आते हैं। पति को रोता देख सुंदरी और माँ भागते हुए आती हैं। क्या हुआ जी, आप रो क्यों रहे हैं? हमारी बच्ची कहाँ है? पिताजी बताइए ना, क्या हुआ? सुंदरी, वो भेड़िया हमारी बच्ची को उस खतरनाक गुफा में लेकर गया है। उस गुफा में कोई एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। ना हो उस भेड़िए ने हमारी बच्ची के साथ कुछ कर दिया हो। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी बच्ची का नसीब तूने ऐसा क्यों लिखा प्रभु? रो मत सुंदरी, मैं कल सुबह एक बार और देखता हूँ। उस गुफा के पास जाकर शायद मुझे अपनी बच्ची मिल जाए। अगली सुबह। सुंदरी, मैं जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना। ठीक है जी, मेरी बच्ची राधिका को सही सलामत घर लेकर आना। राधिका के पिता उस जंगल की गुफा के पास पहुंच जाते हैं। अब मुझे इस गुफा के अंदर जाकर देखना ही पड़ेगा। पिता गुफा के अंदर जाते हैं। वहां उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखती है। अरे ये क्या, इतनी तेज रोशनी इस गुफा में कहाँ से आ रही है? इस गुफा में तो अंधेरा रहना चाहिए, लेकिन यहाँ से तो इतनी तेज रोशनी आ रही है। पिता गुफा में आगे बढ़ते जाते हैं और कुछ दूर चलने पर वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक अलग राज्य था और खूब सारे लोग थे। ये मैं कहाँ आ गया? ये तो कोई अलग ही राज्य लग रहा है। कुछ दूर चलने पर वो एक आदमी से पूछते हैं, भाई ये कौन सा राज्य है? भाई तुम क्या पहली बार इस राज्य में आए हो? तुम्हें इस राज्य के बारे में नहीं पता, जिसकी प्रशंसा दूर दूर तक है? वैसे तुम कहाँ से हो? नहीं भाई, मुझे नहीं पता, क्या बताएंगे? ये रामगढ़ राज्य है, यहाँ राजा विक्रमसेन राज्य करते हैं। ओह अच्छा, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधिका के पिता कुछ दूर चले ही थे कि उनकी नजर एक बग्घी पर पड़ती है, जिसमें रानी के भेष में राधिका बैठी हुई थी। अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? ये तो मेरी बेटी है, पर इसका भेष ही बदल गया है। जैसे ही बग्घी उनके पास आती है, राधिका उसे रुकवा लेती है और अपने पिता को देखकर बहुत खुश होती है। पिताजी, आप यहाँ? बेटी, मैं तो तुझे खोजते खोजते यहाँ आया था, पर तुझे इस भेष में देखकर चौंक गया। बेटी, ये सब क्या है? तुझे तो वो भेड़िया इस गुफा में लेकर गया था ना? पिताजी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। उन पक्षियों ने जो बताया था उससे बिल्कुल अलग हुआ। चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। राधिका अपने पिता को बग्गी में बिठाती है और एक बहुत बड़े सुंदर महल में ले आती है। बेटी, ये तो मुझे किसके महल में ले आई है? पिताजी, आप घबराइए मत, ये महल मेरा ही है। बेटी, तू क्या कह रही है? तू तो उस भेड़िए के साथ गई थी ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ पिताजी, पर अब वो मेरे पति हैं। ये तो क्या कह रही है बेटी? एक भेड़िया कैसे तेरा पति हो सकता है? पिताजी, आप जिसे भेड़िया समझ रहे थे, दरअसल वो भेड़िया नहीं, एक राजा है। बेटी, ये तो क्या कह रही है? पिताजी, जिस तरह उन पक्षियों ने हम दोनों के लिए भविष्यवाणी की थी, उसी तरह मेरे पति को भी एक संत ने भविष्यवाणी की थी। कैसी भविष्यवाणी बेटी? एक संत ने मेरे पति से कहा था कि तुम एक भेड़िए के रूप में जब दूसरी दुनिया में जाओगे तो तुम्हें एक लड़की मिलेगी, उसी से तुम्हारा विवाह होगा, जिसके बाद वो इस राज्य की रानी बनेगी। इसीलिए वो हमारी दुनिया में भेड़िए के रूप में आए थे। बस कुछ ही देर में मेरे पति आने वाले हैं। पिताजी, वो बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा पति मिलेगा। दोनों बाप बेटी बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ राधिका का पति आ जाता है। रानी, ये कौन है? इनकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। महाराज, ये मेरे पिताजी हैं। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मैंने इन्हें पहचान लिया। आइए आइए, बैठिए। रानी, इन्हें जलपान कराओ और दूर से आए हैं, इन्हें भोजन भी खिलाओ। नहीं महाराज, अब मैं चलता हूँ।
राधिका की माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। उसे भी तो ये खुशखबरी सुनानी है। पिताजी, आप आज रात्रि यहीं रुक जाइए, कल सुबह सुबह चले जाना। ठीक है बेटी, अगर तेरा मन है तो मैं आज रात्रि रुक जाता हूँ। राधिका के पिता रात्रि अपनी बेटी के पास रुकते हैं और सुबह सुबह अपने घर की ओर चल देते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस जादुई पेड़ के पास पहुंचते हैं, उसका दरवाजा नहीं खुलता। तभी पास में बैठा एक पक्षी उनसे कहता है, कौन हो तुम और इस दरवाजे के पास क्या कर रहे हो? ये कोई मामूली दरवाजा नहीं है, बड़ा तिलिस्मी दरवाजा है ये। पर मैं इसी दरवाजे से अंदर आया था और मुझे अब अपने घर जाना है, लेकिन ये दरवाजा खुल ही नहीं रहा। अच्छा, ये बताओ तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपनी बेटी के यहाँ गया था, वहीं से आ रहा हूँ। लगता है तुमसे कोई गलती हुई है, इसलिए दरवाजा नहीं खुल रहा। एक काम करो, तुम जाओ अपनी बेटी के घर और जो भी तुमने वहाँ खाया है उसके बदले पैसा देकर आओ, या फिर वो माफ करवा लाओ कि तुमने अपनी बेटी का हक खाया है, तभी ये तिलिस्मी दरवाजा खुलेगा। राधिका के पिता दोबारा अपनी बेटी के घर जाते हैं और सारी बात अपनी बेटी को बताते हैं। बेटा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं ठहरा गरीब, तुझे क्या दूंगा? लगता है अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा। पिताजी, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। मैंने आपका सारा माफ किया। अब आप निश्चिंत होकर जाइए। ठीक है बेटी, अब मैं चलता हूँ। राधिका के पिता फिर से उसी पेड़ के पास जाते हैं जहाँ उन्हें दरवाजा खुला हुआ मिलता है। वो उसी दरवाजे से अंदर जाता है और गुफा से निकलकर अपने घर पहुँच जाता है। कहाँ थे जी आप? मेरी बेटी का कुछ पता चला? वो जिंदा है? अरे, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? सुंदरी, जो मैंने देखा है ना, अगर तुम देख लोगी तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। बातों को घुमाइए मत जी, मुझे बस इतना बताओ कि मेरी बेटी का कुछ पता चला कि नहीं। राधिका के पिता अपनी पत्नी को सारी बातें विस्तार से बताते हैं। क्या आप सच कह रहे हैं जी? मुझे अभी मेरी बेटी के पास लेकर चलो। पिताजी, मुझे भी दीदी के पास लेकर चलिए ना। हाँ हाँ, मैं सबको जल्द ही अपने साथ लेकर चलूंगा। अजी, आपने ये खबर सुनाकर दिल खुश कर दिया। हम सब ने तो इसी दुख में कितने दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया। आज आप ही सुंदरी के साथ जंगल जाकर लकड़ियाँ ले आओ। आज खुशी खुशी साथ में खाना खाएंगे। ठीक, हम अभी जंगल जाते हैं। वैसे भी मैं बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकता। दोनों बाप बेटी जंगल की ओर निकल जाते हैं। बेटी, मैं तो थक गया और बड़ी जोरों की प्यास भी लग रही है। चलते चलते पिताजी, आप उसी पेड़ के नीचे बैठिए। मैं आसपास देखती हूँ, कोई नदी तालाब मिल जाए तो। ठीक है बेटी। सुंदरी जंगल में यहाँ वहाँ पानी तलाशती है, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिलता। पर एक झोपड़ी नजर आती है। अरे, ये किसकी झोपड़ी है? मैं एक काम करती हूँ, इस झोपड़ी में जरूर कोई रहता होगा। मैं पिताजी के लिए यहीं से पानी मांग लाती हूँ। सुंदरी उस झोपड़ी के पास आती है, लेकिन वहाँ उसे कोई नजर नहीं आता। कोई है क्या इस झोपड़ी में? अरे कोई है? कब से चिल्ला रही हूँ, कोई आता ही नहीं। लेकिन घड़ा तो रखा हुआ है। मैं एक काम करती हूँ, उस घड़े से पानी ले आती हूँ और पिताजी को दे देती हूँ। सुंदरी उस घड़े का पानी एक ग्लास में लेकर अपने पिताजी को दे आती है। बेटी, जा, ये गिलास वहीं रखा, किसी की अमानत है ये। ठीक है पिताजी। सुंदरी दोबारा झोपड़ी में जाती है और जैसे ही गिलास घड़े पर रखती है, झोपड़ी का दरवाजा अचानक बंद हो जाता है। पिताजी, पिताजी बचाइए मुझे, मैं यहाँ फंस गई हूँ पिताजी। अरे, ये तो मेरी बेटी की आवाज है। लगता है मेरी बेटी किसी खतरे में है, मुझे देखना होगा। पिता भागता हुआ झोपड़ी के पास पहुँचता है। वहाँ उसकी बेटी लोहे की सलाखों में कैद दिखती है। मुझे नहीं पता पिताजी, मैं तो यहाँ गिलास रखने आई थी। अब देखो तो, यहाँ एक चूल्हा जल रहा है और उस पर कुछ पक रहा है। और पिताजी, यहाँ एक मृत शरीर भी पड़ा हुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है पिताजी। बेटी, ये सब क्या हो गया? तुम अंदर कैसे फंस गई? सुंदरी के पिता बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सलाखें नहीं खुलती। बेटी, घबराओ मत। मुझे लगता है उन पक्षियों की दूसरी भविष्यवाणी भी सच हो गई है। बेटी, मैं कोशिश करता हूँ इसे खोलने की, फिक्र मत करो। बेटी, मैंने बहुत कोशिश कर ली, लेकिन ये सलाखें मुझसे नहीं खुल रही। लगता है यही तेरा नसीब है। पिताजी, अंधेरा होने वाला है, आप जाइए यहाँ से। अब लगता है यही मेरा नसीब है।
आप मुझसे मिलने आ जाया करिए। नहीं बेटी, मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता। पिताजी, आपको मेरी कसम, जाइए यहाँ से, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। सुंदरी के बहुत कहने पर उसके पिताजी वहाँ से चले जाते हैं। सुंदरी अंदर जाती है और देखती है कि मृत शरीर कपड़े से पूरा ढका हुआ है और सिर्फ पैर सामने है। मैं क्या करूं? इस मृत शरीर के साथ तो बहुत डर लग रहा है, पर पैरों से तो ऐसा लग रहा है जैसे बेहोश हो। एक काम करती हूँ, बचपन में जब मैं और दीदी थक जाते थे तो माँ पिताजी पैरों की तलवों की मालिश करते थे। मैं इनके पैरों की भी मालिश करती हूँ, शायद ये फिर से जिंदा हो जाए। सुंदरी उस मृत शरीर के पैरों के तलवों पर मालिश करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पिता जब घर पहुँचते हैं, अजी, सुंदरी कहाँ है? अरे आप उदास क्यों हैं? बताइए ना, हमारी बच्ची कहाँ है? सुंदरी के पिता अपनी पत्नी को सारी बातें बताते हैं, जिससे माँ बहुत परेशान हो जाती है। हाय, ये क्या हो गया? मेरी एक बच्ची तो खुश है, पर दूसरी के साथ ये क्या हो गया? दोनों माँ बाप फूट फूट कर रोते हैं। चलो, मुझे अभी अपनी बेटी के पास ले चलो। सुंदरी के पिता अपनी पत्नी को सुबह सुबह उसी जंगल में ले जाते हैं, लेकिन वो झोपड़ी उन्हें कहीं नहीं दिखती। समय बीतता है और पूरे 15 साल बीत जाते हैं। सुंदरी 15 सालों तक उस मृत शरीर के तलवों की मालिश करती रहती है और उसके माँ बाप रोज उस जंगल में आते हैं और उस झोपड़ी की तलाश करते हैं, लेकिन उन्हें वो झोपड़ी कहीं नहीं मिलती। सुंदरी, आज पूरे 15 साल से हम उस झोपड़ी को खोज रहे हैं, लेकिन ना जाने वो झोपड़ी कहाँ गायब हो गई, मिलती ही नहीं। हाय मेरी बच्ची, न जाने कहाँ होगी। वहीं दूसरी ओर सुंदरी की उम्र भी अब काफी हो चुकी थी। मृत शरीर के जागने में कुछ ही समय बचा था। तभी अचानक सलाखें खुल जाती हैं। तभी एक औरत अंदर आती है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं पिछले 15 सालों से इस झोपड़ी में हूँ और इस मृत शरीर के पैरों की तलवों की मालिश कर रही हूँ ताकि ये जिंदा हो जाएं। ओह अच्छा, एक काम करो, तुम थोड़ा बाहर जाकर आराम कर लो। मेरी बकरी बाहर बंधी है, उसे जाकर देखाओ, तब तक मैं तुम्हारा ये काम करती हूँ। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, मैं भी बहुत थक गई हूँ। सुंदरी बाहर चली जाती है और जैसे ही उसकी जगह वो औरत पैरों के तलवे मालिश करने लगती है, मृत शरीर वाला आदमी जिंदा हो जाता है। कौन हो तुम? मैं पिछले 15 साल से तुम्हारे पैरों की तलवों की मालिश कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन तुम जरूर उठोगे। देखो, आज तुम जिंदा हो गए। आपका मैं जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। आज आपकी वजह से उस जादूगर के जादू से मुक्त हो पाया हूँ। आपने बिना कोई स्वार्थ के 15 साल मेरी सेवा की। आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, आप भी मुझे पसंद है, तभी तो 15 साल से मैंने आपकी सेवा की है। दोनों बातें ही कर रहे होते हैं कि तभी सुंदरी बाहर से अंदर आ जाती है। ये क्या? ऐसा कैसे हो गया? कौन हो तुम? सुंदरी कुछ बोलने वाली होती है कि तभी औरत कहती है, राजकुमार, ये बकरी चराने वाली है, कभी कभी यहाँ पानी पीने आ जाती है। हाँ, तो इसे पानी दो और जाने दो यहाँ से। नहीं नहीं राजकुमार, मुझे आप यहाँ नौकर रख लीजिए। मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। राजकुमार, जब ये इतना गिड़गिड़ा रही है तो रख लीजिए इसे नौकर। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे। सुंदरी एक नौकर बनकर उन दोनों के साथ रहने लगती है, लेकिन वो औरत उस पर बड़ा अत्याचार करती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन एक दिन सुंदरी बहुत उदास होती है और बैठे बैठे खुद से बातें करने लगती है। ये क्या हुआ भगवान, आपने ये क्या किया? मैंने राजकुमार की 15 सालों तक सेवा की और पत्नी वो औरत बन गई। उसने चालाकी से राजकुमार को मुझसे छीन लिया। सुंदरी ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगती है, जिसे राजकुमार सुन लेता है। राजकुमार उस औरत के पास जाता है और कहता है, मुझे सब पता चल गया है कि मेरी सेवा तूने नहीं, सुंदरी ने की थी। 15 साल तुम नहीं, वो रही मेरे साथ। तूने मेरे साथ छल किया है, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं राजकुमार, ऐसा मत करिए, माफ कर दीजिए इसे। मुझे माफ कर दो सुंदरी, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। आज से तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। दोनों खुशी खुशी शादी कर लेते हैं। एक दिन सुंदरी अपने माता पिता से मिलने घर आती है। वहाँ उसकी बड़ी बहन राधिका भी आई होती है। अपनी दोनों बेटियों को देखकर माता पिता बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली मजेदार कहानी में। तब तक हंसते रहिए, सीखते रहिए।